नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे हम मानव शरीर संरचना की। मानव शरीर संरचना में हम चर्चा करेंगे आज कोशिका की, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा शरीर सबसे छोटी से छोटी इकाई से बना है। जैसे कि एक घर को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई ईंट है, वैसे हमारे शरीर को बनाने के लिए भी जो महत्वपूर्ण ईंट है वो है हमारी कोशिका। बिना कोशिका के हम मानव शरीर की संरचना को ना तो समझ सकते ना जान सकते, क्योंकि अंत में जो भी हम अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी कार्य क्रिया की निर्धारण करता हमारी कोशिका है। हम खाना भी खा रहे हैं तो जो ग्लूकोज ले रहे हैं, तो ग्लूकोज भी आखिरकार कोशिका में मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें जाकर विखंडित हो रहा है, तभी हमें एनर्जी की प्राप्ति हो रही है। अगर हमारे अंदर आनुवांशिक गुणों का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे गुण ट्रांसफर स्थानांतरित हो रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो उसके लिए भी कोशिका जिम्मेदार है। बोलिए, बीमार हो जाए तो उसके लिए भी कोशिका जिम्मेदार है, अच्छे हो जाए तो उसके लिए भी कोशिका जिम्मेदार है। अगर घर गिर रहा है तो इसका मतलब ईंट खराब है, ईंट के टूटने के कारण ईंट के कारण दीवार बनी और दीवार के आधार पर घर बना। तो अगर ईंट टूटेगी उसमें से अलग होकर ये ईंट खराब होगी तो घर टूटेगा, दीवार टूटेगी। बोली, वैसे हमारे जीवन किस पर टिका हुआ है? जैसे एक घर पूरा ईंटों पर टिका हुआ है, वैसे हमारा जीवन भी कोशिका पर टिका हुआ है। तो मानव शरीर की संरचना को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वो इतनी बड़ी जो संरचना हमारे शरीर की है, वो किस मूलभूत इकाई से बनी हुई है, तो वो है हमारी कोशिका। तो चलिए हम कोशिका की बात कर लें। कोशिका मतलब एक सेल होता है बच्चों, सेल। सेल आपने देखे मतलब घर, छोटे छोटे घर होते हैं। जैसे कि आप जेल जाएं, जेल 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 एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, और जेल लिखा रहता है कारागृह, कारागृह मतलब जेल। और उसमें सब कैदियों के लिए अलग अलग क्या होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं बनी होती है, सेल बनी होती है। और इसी का इस्तेमाल किया गया किसके लिए? इस शब्द का इस्तेमाल किया गया किसके लिए? कोशिका के लिए। और सबसे पहले इसकी खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 के लगभग। और उन्होंने कार्क में हेक्सागोनल संरचना देखी, माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा कि हेक्सागोनल संरचना बनी हुई है कार्क के रूप में, कार्क में। तो ऐसी संरचना को उन्होंने अन्य जीव जंतुओं में भी देखा, अन्य सजीवों में भी देखा, तो सभी में ऐसी ही संरचनाएं पाई गई, कोष पाए गए छोटे छोटे। और इन्हीं को इन्होंने फिर धीरे धीरे प्रचलन में आ गया कि कोशिका कोशिका कोशिका। जब कोशिका के बारे में पता चल गया, रॉबर्ट हुक ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भाई हमारा ही नहीं, सजीवों में जो भी जीव है, सजीवों की जो मूलभूत इकाई है, सजीवों में जो भी कार्य हो रहा है, संरचना है, उसकी मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका ही है। तो सब लोगों में एक उत्सुकता, क्यूरियोसिटी जागी, हमें कोशिका को जानना है, कोशिका को जानना है। इसी क्रम में स्वान और स्लाइडन ने इसी पर कुछ प्रिंसिपल डिफाइन कर दिए कि भाई हमारा जो सजीव है, जो हम सजीव है, वो किससे उत्पन्न हुए? एक कोशिका से उत्पन्न हुए। जैसे कि हम एक उदाहरण से देख सकते हैं, क्या उदाहरण लिख सकते हैं कि सबसे पहले जो मेल है और जो फीमेल है, तो मेल का स्पर्म और फीमेल का जो अंडाणु, दोनों से मिलकर क्या बनता है? एक कोशिका बनती है कि नहीं बनती, बताइए। और इसी कोशिका से फिर बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, और यही कोशिका फिर हमारे जीवन का क्या करती है? निर्माण। देखो हम बन गए, है ना, इतने बड़े। तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है बच्चों? एक कोशिका से हुई है। किससे हुई है? एक कोशिका से। सबसे पहले एक कोशिका आई ना, 46, एक कोशिका आई, एक कोशिका बनी, और इसी से डिवीजन होकर विभिन्न कोशिकाएं बनी। बोलो, तो जीव की उत्पत्ति स्वान और स्लाइडर ने कहा एक कोशिका से हुई है। जीव कोशिका मिलकर क्या करती है? जीव को जो बनाती है वो कोशिका ही बनाती है। जीव को बनाने में किसका हाथ है? कोशिका, क्योंकि इसी एक कोशिका से विभिन्न कोशिकाएं बनी, और कोशिकाओं से क्या बने बताइए? कोशिकाओं से क्या बने? टिश्यू बने, ऊतक बने, और ऊतक से मिलकर हमारा शरीर बना। तो कोशिका स्वतंत्र इकाई है ना। कोशिका क्या है? स्वतंत्र यूनिट है। कैसी यूनिट है बच्चों? स्वतंत्र इकाई है, ये भी याद रखना। स्वतंत्र इकाई है का मतलब कि जैसे कि हम परिवार में रहते हैं, तो परिवार में हर एक सदस्य, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, चाहे दादा दादी हो, वो सब क्या रहते हैं? अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, पर मिलकर कार्य करते हैं। मिलकर सभी ये करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कि हमारा हाथ है, अगर हाथ देखें तो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, परंतु वो सब अपने आप में स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र क्यों? कि सबका केंद्रक होगा, सब में अपने अपने जीव द्रव्य होगा, और सब अपने अपने स्तर पर कार्य करते हुए नजर आएंगे। सब ग्लूकोज का विखंडन कर रहे हैं, ऐसा नहीं एक दूसरे पर निर्भर हो या किसी अन्य पर निर्भर हो। और ऐसा नहीं है कि वो हाथ, कुछ कोशिकाएं कहें कि हम तो हाथ कैसे मोड़ने नहीं देंगे, हम हाथ को ऐसे फैलाने नहीं देंगे। सब मिलकर काम करती हैं, ये बात पर कभी ध्यान रखना। तो परिवार के जैसे सभी सदस्य हैं, सब मिलकर काम करते हैं और मिलकर परिणाम पैदा करते हैं, वैसे ही पूरी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, परंतु वो अपने आप में क्या होती है? बिल्कुल स्वतंत्र होती है। अगली बात, ये तीन बातें किसने की? स्लाइडर ने, कि प्रत्येक जीव कोशिका से बना है, और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है, और साथ में कोशिका अपने आप में फ्री होती है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी अन्य निर्भरता या नियंत्रण नहीं होता। वो अपने आप में नियंत्रित होती है, अपने आप में क्रिया करती है, अपने आप में उसकी संरचना होती है। आप उसे किसी अन्य पर निर्भर देख नहीं सकते। रुडोल्फ विर्चो ने आगे, जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका को बताया, तो स्वाइन और स्लाइडर ने ये बात कही। फिर आगे चलकर रुडोल्फ विर्चो ने
आधुनिक कोशिका का सिद्धांत भी प्रतिपादित कर दिया। तो आधुनिक कोशिका का सिद्धांत ये था कि जब कोई बात प्राचीन हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो फिर लोग उसकी क्या करने लगते हैं, वर्तमान के परिदृश्य में व्याख्या करने लगते हैं, नए तरीके से व्याख्या करने लगते हैं, जिसे हम आधुनिक कहते हैं। प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है बच्चों? अपनी पूर्ववर्ती। वाकई में सही है कि जो 46 कोशिका है, उसी से तो और नई कोशिका बनी, बताओ 46 बनी, फिर 46 बनी, फिर 46 बनी। तो जितनी भी नई कोशिका है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनी हुई है। तो इन्हीं सब सिद्धांतों और खोजों ने फिर बाद में स्पष्ट इस बात कोशिका की परिभाषा को स्पष्ट किया। किसको स्पष्ट किया बच्चों? कोशिका की। कोशिका ही हमारे शरीर की क्या है बताइए बच्चों? कोशिका ही हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है, अर्थात वही हमारे शरीर की संरचना निर्धारित करती है कि हम कैसे बनेंगे, ऊंचे बनेंगे, लंबे बनेंगे, गोरे बनेंगे, कैसे सांवले बनेंगे। साथ में क्रिया, वो क्रिया करती है, उसी के अंदर श्वसन चलता है, उसी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रोटीन बनता है, और वह सबसे छोटी है, मतलब वो है हमारे जीवन की सबसे बिल्कुल महीन मिनिमम छोटी और स्वतः जनन की क्षमता। अर्थात उसके अंदर क्या है, वो स्वतः ही क्या कर लेती है, अपने आप में सामर्थ्य रखती है अपने से नई कोशिकाओं को बनाने की। क्योंकि ये सिद्धांत और ये हमारा शरीर जो हमारे जीवन में आज हम सब सामने खड़े हुए, उसके पीछे कारण क्या है कि स्वतः ही वो क्या कर लेती है, अपने से नई कोशिकाओं का निर्माण। जैसे कि आप सबको पता है कि हम कट जाए, अभी अभी हाथ में कहीं कट जाए तो क्या होगा, क्या होगा, हाथ कट जाएगा या कहीं से, तो तुरंत वहां पर क्या होता है, वो हाथ धीरे धीरे उसमें जो कटा है घाव भर जाता है, बताइए भर जाता है। या मान लीजिए कि छिपकली आपने देखी, छिपकली की पूंछ टूट जाती है, पर कुछ दिनों बाद वो उसकी कोशिका बनती बनती उसकी पूरी पूंछ कंप्लीट हो जाती है। बोलिए, तो ये क्या है, कोशिकाओं में स्वतः अपने से ही सामर्थ्य है कि वह है, एक गुण है कि वह अपने से नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तभी हम इतने बड़े हो जाते हैं, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनती जाती हैं। याद रखें, ये कोशिका की परिभाषा स्पष्ट हुई। याद रखें, कोशिका की खोज हुई तो जिज्ञासा पैदा हुई, तो सिद्धांत दिए, और सिद्धांत प्राचीन कालीन सिद्धांत जो थे वो पुराने हो गए जब स्वाइन और स्लाइडिन के, तो आधुनिक सिद्धांत निकल के आए। और इसी आधुनिक सिद्धांत ने कोशिका की परिभाषा को स्पष्ट करी। एक हमने कोशिका बनाई हुई है, ये चारों ओर की इसकी झिल्ली है बच्चों, ये इसकी चारों ओर क्या है, ये झिल्ली है ना। और जंतु कोशिका, पादप, दो प्रकार की सजीव, जहाँ दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं, पादपों में सजीव और जंतुओं में। तो जंतुओं की जो कोशिका होती है वो कैसी होती है बच्चों? वो कैसी होती है? वो होती है अर्धपारगम। वो कैसी होती है? अर्धपारगम, मतलब कि वो क्या करती है, सेमी जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है कि वो कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है, कुछ को बाहर नहीं, बाहर जाने देती है। मतलब कि जितनी आवश्यक पदार्थ, जरूरतमंद पदार्थ होते हैं उनको अंदर, और जो नहीं होते उनको बाहर कर देती है। जबकि पादपों में जो झिल्ली होती है, वो झिल्ली से ऊपर पहले एक क्या रहती है, कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका से किससे बनी होती है बच्चों? वो किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, और वो पारगम होती है। वो क्या होती है? पारगम होती है। याद रखना, पादपों में जो दो झिल्ली होती है, एक झिल्ली के बाहर एक भित्ति भी नजर आती है, हमको याद रखें, है ना। अब इसमें सबसे पहले मैंने चर्चा की है माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी बात की? माइटोकॉन्ड्रिया की। ये आप देख रहे हैं, ये केंद्रक है, और ये केंद्रक में ये केंद्रिका है, और ये अंतर्द्रव्यी जालिका है, ठीक है। और अंतर्द्रव्यी जालिका जो कि इसे एक कंकाल तंत्र का निर्माण करती है, मतलब इसे स्थिर बना के रखती है। इसे जो केंद्रक है उसको पकड़ के रखती है, पूरी की पूरी जो उसकी कंकाल तंत्र है कोशिका का, उसे मजबूती प्रदान करती है, उसके कंकाल को बनाए रखती है, उसके स्वरूप को बनाए रखती है। और ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एक गोलाकार फॉर्म में यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और ये कोश का द्रव्य, ये कोश का द्रव्य, और ये केंद्रक द्रव्य है ना, और ये केंद्रिका है ना, ये क्या है? केंद्रिका, ठीक है। तो अपन बाद में बात करेंगे कि कोश का द्रव्य क्या है, झिल्ली क्या है, परंतु सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज करता हुआ क्वालिकर, नामकरण बेंडा, अध्ययन अल्टमैन ने किया। अध्ययन किसने किया? विस्तृत रूप से अल्टमैन ने, और इसका नामकरण बेंडा ने किया है। और सिगविट्स ने कहा है कि कोशिका का ये क्या है? पावर हाउस। पावर हाउस क्यों? कोशिका का पावर हाउस क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का भाग है, और यही किस किस क्या है, क्रिएट होती है एनर्जी। एनर्जी किस रूप में क्रिएट होती है? एटीपी के फॉर्म में क्रिएट होती है। तो ये जो एनर्जी क्रिएट हो रही है एटीपी के फॉर्म में, यही ऊर्जा से कोशिका कार्य कर रही है, और कोशिका से हमारा शरीर कार्य कर रहा है। तो हम जो खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज के रूप में विखंडित होकर कहाँ तक पहुंच रहा है? हमारे कहाँ तक पहुंच रहा है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया तक। माइटोकॉन्ड्रिया में जो किस्ट्री है, किस्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखेंगे क्रिस्टी, वो क्रिस्टी क्या करती है? इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके रखती है, और जैसे ग्लूकोज आ जाए उसे ऑक्सीजन दे देती है, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्रिया करके विखंडित हो जाते हैं, और आखिरकार हमें किसकी प्राप्ति होती है? एनर्जी की। और बिना एनर्जी के कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितनी प्रकार की झिल्ली होती है। इसमें दो प्रकार की झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली। एक बाह्य परत सपाट होती है, और एक आंतरिक परत में क्या होते हैं? बलन होते हैं। और इसके अंदर क्या भरा रहता है बच्चों? डीएनए होता है,
और साथ में ये जो बलन होते हैं उसे क्रिस्टी कहते हैं, जो बलन है उसे क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टी। और इसमें जो पदार्थ भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अब सबसे बड़ी बात है, जैसे ही इसमें ग्लूकोज आता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। याद रखें, इसमें स्वयं की ऊर्जा होती है, स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का 70S आरएनए राइबोसोम होता है और इसका स्वयं का मैट्रिक्स नामक पदार्थ होता है और स्वयं की झिल्ली होती है। इसीलिए इसे कोशिका का अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं। मतलब ये अपने आप में स्वयं में इतनी कैपेबल है कि खुद के काम स्वयं कर रही है, वो अपने कार्यों के लिए कोशिका के अन्य चीजों पर निर्भर नहीं है। तो आज की क्लास हम यही संपन्न करते हैं। हमने आज माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पढ़ाया है और माइटोकॉन्ड्रिया के विभिन्न अंगों को भी आपको हमने बताया। यहाँ पे अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।